आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो रियाज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा देर के लिए करते हैं, जो अननेचुरली भी आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है म्यूज़िक का, आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस रिस्पेक्टेबल ऑडियंस के सामने, अगर उन्हें उसकी समझ आ रही है तो ये है एक अल्टीमेट ब्लेसिंग। वो टाइम जब कोई आपकी कॉल जानबूझ के ना उठाए, ऐसे में एक बंदा एफर्ट पुट कर रहा हो कि यार इसके लिए कुछ करूँ मैं, तो फिर वो लोग याद रह जाते हैं आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ख़ास एपिसोड है। कई सालों से मैं सोच रहा हूँ कि किसी ना किसी तरह इस मेहमान को घेरा जाए। फिर हमें जब घेरने के बाद पता चला कि हमारे तो ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। ऑलरेडी गुफ्तगू हमारी हो चुकी है कि लाहौर का हमें टूर करवा चुके हैं। आज हमें पता चला लाहौर में भी ट्रैफिक होती है, तो इन्होंने हमें उठाया, हमें ख़ुद लेकर आए हमारे स्टूडियो। तो और मोहब्बत की होती है। ज़ीशान अली इन द हाउस, कैसे हैं सर? सर शुक्रिया पहले तो कि आपने हमें मौका दिया है बात करने का, और हमें आपसे ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था आपसे मुलाकात का। थैंक यू। वो कहते हैं ना, जितनी शिद्दत से मैं तुम्हें चाहने की कोशिश की है, पूरी कायनात ने हमें मिलाने की साजिश की है। ऐसा है तो अब ये मुलाकात हो गई है तो ये होती रहेगी। इनफैक्ट हमारी मुलाकात तो दूर से तो हमने आपको मुलाकात देखा, पहले हो चुकी है, जो कि मैंने आपको आज याद दिलाया। तब आप फेमस नहीं थे, मैं लिफ्ट नहीं करेगा। वो 10 साल पुरानी बातें। हाँ। तो मैं आपकी जर्नी आज डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा स्पॉइलर करके एंड से शुरू करते हैं। ठीक है। मैं सबको बोलता आया हूँ जब से मैं आपके उस शो पे गया, और इवेंटस ने हमें नहीं पैसे दिए ये बोलने के, लेकिन आई एम सो हैप्पी द वे दैट शो वाज डन। नॉट टू से कि अच्छा डिप्लो शिप्लो आ रहे हैं तो ये बुरी बात है कि हम उनको बिग स्टार, वो भी हैं जी। मुझे जो अच्छी बात लगी उस इवेंट की, कि आप जब आए हैं वो सीएम पंक वाले फायरवर्क्स हुए हैं, आग जली है, रेसलमेनिया टाइप एंट्रेंस हुई है, पीछे बड़ा बड़ा ज़ीशान अली लिखा हुआ है। ये नहीं है कि आर्ट रॉक बैंड्स हैं। ज़ीशान अली के लिए तो आवाम आई जी। पूरी आवाम आकर, अमीर लोग ज़मीन पर बैठकर सुन रहे हैं, इतना बड़ा स्टेज लगा है, और उस पर आप ऐसे आ रहे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। तो अपने आर्टिस्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना फिनोमिनल। इसके अंदर मेरा ख्याल है क्रेडिट ज़्यादा तो इवेंटस को ही जाता है। हैदर भाई बड़े मुनासिब आदमी, और उन्होंने जैसे अभी हम आ रहे थे तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया कि हम लोग कंपनीज़ के साथ काम करने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि उनके वर्क एथिक्स, उनको जो एक बहुत अरसे से जिस तरह से शो करवाने की आदत है कि एक ही शो में बहुत सारे आर्टिस्ट डाल दो ताकि किसी एक को तवज्जो ना मिल सके, और फिर बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जब एक ही शो के अंदर 10 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके साउंड्स के इशू हैं, उनका साउंड चेक कब होगा, और फिर अगर एक ने अपना साउंड सेट कर लिया, दूसरा पहले परफॉर्म कर गया तो उसका सारा डिस्टर्ब हो गया। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली साउंड इंजीनियर्स भी गिने चुने हैं पाकिस्तान के अंदर, ये एक बड़ा मेजर इशू होता है। उसके बाद प्राइम स्लॉट किसको मिलता है, ये एक जंग अलग से होती है। पोस्टर के अंदर बड़ी तस्वीर किसकी होगी, छोटी, तो ये वाले होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग फेस्टिवल्स परफॉर्म नहीं करते, और ये एसओपी हमारा 6-8 साल पुराना है कि फेस्टिवल्स या तो इस तरह का फेस्टिवल हो कि जिसके अंदर रिस्पेक्टफुली स्लॉट दिया जाए आर्टिस्ट को कि भाई ये आप आज के दिन आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस है, अगर सेम डे किसी और की परफॉर्मेंस है तो एक डिफरेंट स्टेज हो, लोगों के पास भी चॉइस हो कि वो कौन सा म्यूज़िक उस वक्त कंज्यूम करना चाहते हैं। तो सॉर्टेड हो ज़हनी तौर पे, कंफ्यूज्ड ना हो लोग कि वो लेने कुछ गए थे, मिल कुछ गया, वो लपेट के ले आए उसको, थाईलैंड ना हो जाए उनके साथ। हाँ एग्जैक्टली। तो इवेंटस का ये है कि इनके साथ हमने अभी हमने चौथा शो परफॉर्म किया है इस्लामाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह वही कराची की तरह लोगों ने बहुत प्यार किया, लोग आए टिकट बाय करके, और उसी तरह फर्शी नशिस्त थी। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक पुराना कल्चर है कि जिस जॉनरा को मैं लेके चल रहा हूँ उसका तरीका कार उसमें ये नहीं है कि मैं कोई मैं नीचे बिठाना चाहता था लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद अगर आप उसी माहौल में उसको सुनेंगे तो वो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे आप। एंड आई डोंट नो बाकी का क्या है, बट कराची ऑडियंस आपकी तैयार आई थी। exactly. जो मैंने गलती की, मैं इन्हीं कपड़ों में चला गया, जो मैंने रिग्रेट किया, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि लोग
शलवार कमीज जी, साड़ियों में, जी जी मुझे वो चीज़ इतनी खूबसूरत वो लगी कितना खूबसूरत लग रहा था, मैं बार बार हाँ। स्टेज से कह रहा था कि यार कितना खूबसूरत लग रहा है सामने। कि वो वाकई लोग खास हाँ कि वो ये उसे कपड़े फील करने आए। पहनकर हमें ये देखना जी चाहिए। दैट वाज ब्यूटीफुल तो वो यार। एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि एक आर्टिस्ट को भी बड़ा रिस्पेक्टफुल फील होता है कि यार लोग, इसका मतलब कि लोग सचमुच आपकी आर्ट को भी पसंद कर रहे हैं और वो अग्री कर रहे हैं आपके साथ कि हाँ ये इस तरह से होनी चाहिए। तो पाकिस्तान टूर फिर हमने अनाउंस कर दिया, अभी इस्लामाबाद करके आए हैं, कल फैसलाबाद में है, 29 को मुल्तान है, फिर आखिरी शो फिर से हम कराची में करेंगे, लाहौर 6 तारीख है। तो मैंने प्रेप किया हुआ है, मैं पूरी कराची ऑडियंस को मैंने बोला हुआ है अगली पे हम जाएंगे। एक मुझसे गलती हो गई थी आपके उस शो अरे पर, कपड़ों वाली नहीं है, एक और है जो अगले शो पे मैं करेक्ट कर जो मैं मिकाल के कॉन्सर्ट पे गया था तब मैंने वो गलती नहीं की थी, बिकॉज उनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कवाली रॉक सेटअप है। ज़बरदस्त। तो उस पे जो मेरे अराउंड लोग बैठे हुए थे उन्होंने बोला ये वही शहजाद है, ये क्या कर रहे अरे हैं। नहीं, वैसे मेरा भी ख्याल इतना लोग मतलब नोट कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपने जीन्स में मुझे आए हुए देखा थे। नहीं था उधर, नहीं कपड़ों की बात नहीं है, मैं एक और अच्छा, ठीक एक और मसला था उधर। ठीक। रिवाइंड करें, अगर ये फिल्म चल रही है ना तो आपको फाइनल शॉट मिल गया। अब हम चलें, मुझे कई साल तो नहीं होंगे, 2-3 साल पहले हम एक दिन रात को एक दोस्त को मैंने सुनाया कि तो क्या ये तय है, उस टाइम ही मेरी एक खातून के साथ मसले चल रहे थे तो मैं बड़ा सुन रहा था। उन्होंने कहा वो गुलाम अली वाली बात नहीं है। हम मतलब गुलाम अली वाली बात, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो हो भी नहीं सकता। देखिए वो पहली बात, ओरिजिनल आर्टिस्ट होता है, जिसने उस चीज़ को क्रिएट किया है, कोई कितना उसको चांद सितारे लगा दे उसके ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है कि जिसकी क्रिएशन है वो उस जैसा आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट है कि वैसा नहीं साउंड कर रहा कि वो इतने बड़े लेजेंड हैं, उनके साए से निकलना इटसेल्फ एक कि आपने इतना एडमायर किया हो ज़िंदगी भर, सुन के बचपन से एक एक चीज़ हज़ारों बार आपने सुनी और उसके बाद वो वैसा साउंड ना करे, इट्स अ ब्लेसिंग मेरे नज़दीक। तो लेकिन बाय द वे वो सुरूर बाराबंकवी साहब की लिखी हुई गज़ल और गुलाम अली साहब ने ओरिजिनली गाई थी, और उन जैसा कोई नहीं हो तो सकता। बड़े लेजेंड्स का ये है। अभी मैंने एक हीरो सीरीज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं नूरजहाँ भी कवर किया। उधर मैंने ये चीज़ नोटिस की कि नूरजहाँ का कवर हो ही नहीं सकता। जो बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, और बड़े आर्टिस्ट ने किया है, और ऐसा नहीं बुरा है, वो अच्छे सुन हाँ सकते नहीं, हैं। उनका बहुत अच्छा है। सजाद अली साहब की तो वीडियोस हैं पीटीवी में, वो उनके सामने उनका गाना गा रहे हैं। पर एक दफ़ा एक गाना नूरजहाँ का हो गया तो वो हो गया, वो ख़त्म। वो पॉसिबल ही नहीं है नहीं कि ये सच बात है, किसी और के साथ वो कभी एसोसिएट भी हो सके। बिल्कुल सच बात है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हर एंड हर टैलेंट। तो इसमें द रीज़न आई मेंशन दिस वाज कि ये नेचुरल तो नहीं होता। मैंने भी मेहदी हसन साहब बहुत सुना, जी पर खैर मुझे तो गाना आता भी नहीं है। पर मैंने ना सोचा ना समझा, ना तो ये विजन भी कभी था कि अगर तो आप उन घरानों से नहीं हैं या अगर आप उस कल्चर का हिस्सा नहीं हैं तो आप भी, ऑफ कोर्स नॉट कंपेयरिंग टू मेहदी हसन और गुलाम अली, बट द सेम जॉनरा। तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और फिर एट व्हाट पॉइंट वर यू लाइक कि नहीं ये दिस कैन बिकम अ थिंग? तो शहजाद भाई, जब मैं कॉलेज पहुंचने से पहले मैं म्यूज़िक सीख नहीं सकता था, मुझे अलाउड नहीं था फैमिली की तरफ से, क्योंकि हम पीछे बैकग्राउंड सारा हम जट हैं, पंजाबी ज़मींदार हैं सारे। तो अभी तक वो वाली जो सोच, एक कॉमन बात माशरे में होती है कि यार ये तो मरासियों का काम है, हालांकि उनको शायद उन्होंने कभी इस वर्ड को भी सही से नहीं सोचा कि मिरास से मुराद कोई कास्ट सिस्टम या कोई ऐसी कोई जाति नहीं है। तो ऑनर की बात है। हाँ, कि ऑनर की बात है कि आपके पास, मिला है। हर बंदे के पास कोई ना कोई मिरास में कोई चीज़ उससे मिली है। किसी को नॉलेज मिला है, किसी को पैसा मिला है, किसी को आर्ट फॉर्म मिली है, किसी को स्किल मिली है। तो बहरहाल, लेकिन ये वाली चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में है। तो मेरी फैमिली मुनासिब नहीं समझते थे, मेरे माँ बाप, इसको कि मैं इसको प्रोफेशनली एज करियर परसू करूँ। तो उन्होंने यहाँ तक मुझे इजाज़त दी हुई थी कि आप
नात पढ़ सकते हो, आप मनकबत पढ़ सकते हो, आप सोज़ो सलाम और मरसिया ख़ानी कर सकते हो, लेकिन गाने बजाने का जो है सिलसिला वो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ईयर था मेरा और एक नात के हवाले से कंपटीशन था, शालीमार मेडिकल डेंटल कॉलेज है यहाँ लाहौर में, और सेम डे पे एक मिली नगमे का कंपटीशन चल रहा था आर्ट्स काउंसिल यहाँ अलहमरा में। तो मैं जाना चाहता था मिली नगमे वाले में। उसकी वजह मेरे लिए ये थी कि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, मुझे शौक़ था कि गिटार को मैं सामने से देख लूँ बस कि कैसी होती है ये, या उसे टच करके बजा के देखूँ कि क्या होता है। तो बच्चा था मैं, मेरा इंटरेस्ट ये था कि यार क्योंकि वो म्यूज़िकल एक चीज़ हो रही है तो मुझे उधर वाली जगह कॉलेज वाले भेजें, और कॉलेज वालों ने मुझे भेज दिया नात के लिए। तो अब नातें बहुत सारी हमें बचपन से याद थी, और फिर हमने कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर भी करके रखी होती थी इस तरह के कलाम के जो किसी अच्छे बड़े शायर की लिखी हुई नातिया कलाम हो, और फिर उसकी जो तर्ज है, धुन है उसकी, वो भी ऐसी हो जो कंपटीशन में आप compete कर सकें दूसरे लोगों के साथ, जिसमें आपको स्किल के हवाले से भी कुछ चीज़ें दिखानी हो। तो खैर मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ नात पढ़ी। नात पढ़ने के बाद मैं वहाँ से निकला बाइक पे और मैं सीधा पहुँच गया मिली दूसरी जगह। तो मैंने जाके देखा तो अभी टाइम था इतना कि मैं रजिस्टर कर लेता उसके लिए, मैंने वो भी किया। और मैंने जब मिली नगमा वहाँ पे गाया तो मेरी सेकंड पोजीशन वहाँ पे कौन आ सा गई। में सोनी धरती अल्लाह रखे? नहीं, ये था ए राह हक के शहीदों। तो वो मेरी सेकंड पोजीशन आ गई वहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और इतने में मुझे कॉल आई कि जो कंपटीशन आप सुबह नात का करके आए थे उधर आप फर्स्ट आ गए। दिन और दुनिया साथ लेके चल रहे थे आप। तो वो मैं खुशी डबल हो गई। तो खैर वो शील्ड उन्होंने भिजवा दी उसकी फर्स्ट पोजीशन की, मैं ये सेकंड पोजीशन वाली ट्रॉफी खुद लेके आ गया कॉलेज। तो 2-2.5 महीने गुजर गए और एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई जो कि उस कंपटीशन में मेरे साथ थे, यानी वो भी लड़ रहे थे नात वाला कंपटीशन। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो बड़े मुकद्दरों की बात है और नसीब वाले जो हैं उनको ज़ियारत नसीब होती है। मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार बताओ जब तुम वहाँ पहुँचे तो पहली नज़र जब तुम्हारी पड़ी तो क्या फीलिंग थी? मैंने कहा मैं समझा नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम उम्रा नहीं करके आए? मैंने कहा मैं नहीं किया उम्रा। नहीं मतलब तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैंने कहा तो उन्होंने कहा वहाँ उम्रे का टिकट इनाम था। तो मैंने कहा अच्छा। उसने कहा, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कुछ, ना मुझे किसी ने बताया, मुझे तो शील्ड भिजवा दी थी उन्होंने। तो उसने कहा कि भाई पता करो। तो मैं भागा वहाँ से, मैं कॉलेज गया अपने, और जो भी हमारे हेड थे मैंने उन्हें कहा कि भाई इस तरह मुझे पता चला है, आप पता करें क्या सीन है, मुझे तो शील्ड तो मिल गई है मुझे। तो उन्होंने और आप गंजे क्यों हुए में? तो उन्होंने खैर बहरहाल कॉल की उनको। तो उन्होंने कहा जी हम तो वेट कर रहे हैं 2 महीने से कि आप आएंगे और अपना वो तो पड़ा हुआ है आपका, मतलब लाइक हम लोग रेडी हैं देने के लिए, तो वो बच्चे को आप लेके आ जाएं। तो हम वहाँ गए तो पता ये चला कि मेरी एज उस वक्त इतनी थी कि मैं अकेला ट्रैवल नहीं, कोई रूल ऐसा था कि आप अपनी मदर के साथ जा सकते हो या इस तरह। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें मेरी मदर को आप भिजवा दें। तो वो बुज़ुर्ग आदमी थे जो भी उनके प्रिंसिपल थे, आई डोंट नो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा अच्छा तुम अपनी मदर को भेजना चाहते हो? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि फिर हम आपके फादर और मदर दोनों को भेजते हैं। तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो खैर उन्होंने मेरे वालिद साहब और वालदा को उम्रे के लिए भिजवाया। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें क्या सीखना है? और अब जब टिकट आ गए तो वो आप समझ लें कि जैसे स्पिरिचुअली या इमोशनली उनको ये महसूस हुआ कि अच्छा यार अगर इतना ही है इसकी वजह से हमें एक ज़ियारत करने को मिली अल्लाह के घर की। अगर मैं एक जाहिलाना सवाल पूछ सकूं, कुछ मुझे तो ये फील्ड का इतना नहीं पता, थोड़ा टोन डेफ भी हूँ मैं, तो सुनने में भी मुझे टोन मुश्किल होती है। नात हम या सोज़ ख़ानी जी, क्या इसके वही असूल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सुर कि क्या हिट हो रहा है जो म्यूज़िक के होते हैं, या अलग होते हैं? अच्छा मेलोडिकली सेम, एग्जैक्ट सेम। वजह उसकी ये है कि देखें धुन जो है वो नात की हो, हम्द की हो, वो इवन
किरत के जो स्टाइल हैं पूरी दुनिया में 7 जो फेमस हैं, वो भी अगर आप इसके बारे में तो मतलब आप गूगल भी कर सकते हैं लोग कि जब खाना काबा में मौज़न को हायर किया जाता है या उसको वो स्लॉट दिया जाता है तो उससे पहले उसकी एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जो कि म्यूज़िकल है प्रॉपर। उनको सुरों के बारे में, गले के बारे में कि इसका जो मसल्स हैं इसकी ट्रेनिंग की जा सकती है कि हर तरह की आवाज़ हर गले से नहीं निकल सकती। ख़ास तौर से ये तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है ना, अजान देना, उसके अंदर आप गलती नहीं कर सकते, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होनी चाहिए, और फिर उस सारी चीज़ की ट्रेनिंग होती है और वो म्यूज़िकल है। उसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी कि वो किस तरह से होती है। इसी तरह नात के हवाले से, तो नात के अंदर भी अगर आप उसे तरन्नुम में पढ़ रहे हैं, लहन के साथ यानी पढ़ रहे हैं, तो उसके वही तमाम असूल इसके ऊपर। बल्कि मुझे इंटरेस्टिंगली इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया जब मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया। अब मुझे घर से इजाज़त मिल गई और अब मैं जाने लगा। इसमें इफ आई मे जस्ट आस्क वन मोर टेक्निकल थिंग, अगर आप जैसे वेस्टर्न क्लासिकल या कहीं पढ़ रहे होते हैं तो वो एक नोट बजाते हैं जी फिर आप मैच कर रहे होते हैं, तो अगर नात में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं तो ट्रेनिंग में इंस्ट्रूमेंट से करवाते हैं, कैसे करवाते हैं? अच्छा, डिपेंड करता है। बहुत सारे असातिज़ा ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो नात के हवाले से बच्चों को हारमोनियम या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि उन्हें म्यूज़िक का नॉलेज होता है। और बड़े बड़े फेमस लोग इसके अंदर शामिल हैं, नोन लोग हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं। और दूसरे केस में ये होता है कि जो मेरे वाला केस था, अच्छा मैंने कैसे नात पढ़ना सीखी, वो इस तरह के, मैं एक शिया फैमिली में पैदा होता हूँ और वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत इनकरेज किया जाता है। अगर वो नात पढ़ रहे हैं, अगर वो हम्द पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आप मिंबर बोलते हैं हम, जहाँ मजलिस मुनक्किद की जाती है, तो मिंबर पर आप जाके शेर भी पढ़ देंगे ना तो वालिदैन और कम्युनिटी वाले आपको बड़ा इनकरेज करते हैं और इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं। तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी मिंबर पे कुछ, चाहे वो जाके शेर व शायरी के हवाले से पढ़े, सोज़, मरसिया, सलाम, मनकबत, सिर्फ लहन में ही नहीं, एज अ शायरी भी आप पढ़ सकते हैं जाके। तो ख्वाहिश होती है वालिदैन की। अब कुदरती तौर पे आवाज़ मेरी ऐसी थी कि जिसमें मतलब बचपन से मुझे मौका मिलता था और फैमिली इकट्ठी हुई है या स्कूल में बज़्म अदब हुआ करता था, तो उसमें कहते थे कि भाई आप कुछ पढ़ दें, तो मुझे कुछ ना कुछ मैं हल्का फुल्का वहाँ पे पढ़ा करता था। तो हमारे जहाँ मैं रहता था उसी इलाके में एक नात ख्वां थे बहुत अच्छे, बहुत सुरीले, उनका नाम था शौकत हैदरी। उनका मुझे शागिर्द करवाया गया सबसे पहले, और उनसे मैंने मरसिया, सोज़ो सलाम, नोहा, कसीदा, हमद, ये सारा कुछ मैंने उनसे। और इसके अंदर सिर्फ म्यूज़िकल नॉलेज नहीं होता, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, इसके अंदर आपको बहुत सारी मज़ीद चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। आपको शायरी बहुत सोच समझ के चूज़ करनी पड़ती है इसके अंदर आपको, क्योंकि इस बारे में आप कोई गलती नहीं कर सकते, और इसकी धुन के बारे में भी आप कोई गलती नहीं, कोई ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते जो इसकी कदर में कमी करे। तो वो बहुत सेंसिटिव और बड़ा लिमिटेड सा स्टॉक होता है जिसके अंदर रहते हुए आपको वो करना होता है। मौलाना तारिक जमील तो कहते हैं कि मैं सारी बॉलीवुड धुनें पहचान लेता हूँ लोग कॉपी कर रहे होते हैं यहाँ पर, और ऐसा होता भी है। बहुत सारी ऐसी फेमस नाते। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक सॉन्ग है, एक ट्रैक बहुत आजकल हिट हुआ है उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इसको ओरिजिनली गा रखा है। मैं भी परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे, और मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं। ये नातिया कलाम है, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह गोरडा शरीफ वाले जो बुज़ुर्ग थे उनकी पोइट्री है। बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ वही है। अब उसके अंदर जो गिरे लगाई नुसरत साहब ने, अगर कोई भी कवाली आप खोलते हैं सुनते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे की कवालियाँ भी हैं। आज मेरे जैसा एक नालायक आदमी अगर 3 घंटे परफॉर्म करे तो लोग मेंशन करने लगते हैं कि उसने बड़ा लंबा परफॉर्म किया। और खान साहब एक ट्रैक 3-3 घंटे का करते थे। अब आई नो, आई एम श्योर ये अर्बन फोक टेल होगा, पर ये मुझे किसी ने सुनाया था कि मेहदी साहब एक दफ़ा गा रहे थे तो सुबह हो गई, मेज़ान में बहुत गा लिया मैंने, तो सुबह हो गई,
मेरे साथ भी अगले दिन की अगली सुबह है, आप 2 दिन से कहाँ रहे हैं? मैं इस बात को मान सकता हूँ, कैसे होता है कुछ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। 30 घंटे कैसे कोई गा सकता है? बट खैर ये सुना है मैंने, अब ये अर्बन फोक मैं इस पे हो सकता है थोड़ी एग्जैजरेशन भी हो। एग्जैजरेशन नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद एज इट इज़ नहीं है ये कहानी जैसे हो। लेकिन मैं इस बात को तस्लीम इसलिए कर सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज की दुनिया में 2025 में जब इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और 25 आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हटा दें, फोकस ना होने दें किसी चीज़ से। और आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो रियाज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा देर के लिए करते हैं, जो अननेचुरल है। तो ये अपनी अपनी वो बात है कि कोई कितना करता है। तो बहरहाल नात का ये था मेरी ज़िंदगी में। और फिर मैंने नात के अंदर क्या है ना, क्यों आपको सपोर्ट नहीं होती कोई, यानी गाने में आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको बार बार आपकी पिच कम से कम कॉर्ड लगेगा तो आपको पता है मैं किस पिच से गा रहा हूँ, और वो मज़ीद उसको सजाते जाएंगे। थोड़ा आप अच्छा गा रहे हो, बाकी अच्छा बजाने वाले उसको मज़ीद आपके साथ कर देंगे। नात में ऐसा नहीं है। नात, सोज़, कसीदा, नोहा, मनकबत, इसके अंदर सब कुछ आपने अपनी आवाज़ के साथ करना है। तो आपको अपनी आवाज़ में सोज़ पैदा करना पड़ेगा, आपको तलफ़ुज़ के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, आप ठहराव बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि और कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो मैं जब नात और ये सारा जो रिलीजियस कंटेंट था, बचपन से इतना ट्रेन हो गया था कि जब मैं क्लासिकल सीखने के लिए पहले दिन ही गया और जो पहला लेसन मुझे उस्ताद से मिला, तो मेरे लिए रिलेट करना बहुत इजी था कि हाँ अच्छा, मतलब वो जो कलाम मैं बचपन से पढ़ रहा था, वो धुन एमन कल्याण था जो यानी लीडियन स्केल था, वो मुझे फ़ौरन वो हुआ कि अच्छा ये चीज़ वो है जो मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि उसकी नोटेशन पहचानने में मुझे आसानी रहती थी वहाँ पे। तो मुझे बहुत हेल्प की इस चीज़ ने कि वो जो चीज़ें मुझे उनके नाम पता लगे कि ये लीडियन है, ये जो है ये फ्रीजियन है, ये जी फलाना राग है। तो मेरे लिए रिलेट करना आसान था, क्योंकि किसी ना किसी स्केल के अंदर मुझे कोई ना कोई कलाम बचपन से याद था। तो वो चीज़ें ऑलरेडी गले में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी। जो ठहराव 6 साल सीखने के बाद किसी सिंगर के गले में आता है, वो नात, मनकबत, सोज़, सलाम पढ़ के वो ऑलरेडी डेवलप्ड था। तो मेरे उस्ताद ने भी मुझे थोड़ा जल्दी चीज़ें, स्टेप्स वो क्लियर करवाए। बाहर तो ये बहुत होता है ना कि अगर आपने चर्च क्वायर में किया वो जी जी जी, तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी आपको पता ही बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो लॉट ऑफ म्यूजिशियंस स्टार्टेड विद द चर्च क्वायर आउटसाइड, तो मे बी दिस इज एग्जैक्टली सेम चीज़, क्वाइट सिमिलर उस तरह से। तो ये चीज़ें जब आपको ज़रा पता चली जी, आपका गज़ल वगैरह सुनने का शौक था बचपन से? वही लाइक नॉर्मली कि 13 साल में गुलाम अली सुनने, लोगों ने क्या हो गया इसको? अच्छा, मुझे ऐसा है कि हम 6 बहन भाई हैं, और उसमें अपने वालिद साहब का लाडला मैं था हमेशा से। बाकी वालदा के साथ उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरा अब्बू के साथ वो इतना था कि अब्बू, मैं हर वक्त बहुत छोटा था उस वक्त, तो हर वक्त अब्बू मुझे उठा के रखते थे, कभी कंधों पे बिठाया हुआ है, कभी गोद में लिया हुआ है। और वो उनको बहुत शौक़ था कैसेट्स कलेक्ट करने का। उनके पास बहुत बड़ी रेंज में कैसेट्स, और उनको अच्छा हर तरह की टेप जिसमें वो लगती थी, डेक, वो उन्होंने रखे होते थे। तो अब्बू हर वक्त गुलाम अली साहब को सुनते थे, तलत महमूद साहब को, गुलाम अली साहब को, मेहदी हसन साहब को, फरीदा खानम जी, इकबाल बानो, हरिहरन साहब, जगजीत सिंह साहब। तो अब्बू का वो टेस्ट था। तो वो मेरे अब्बू की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और ये मेरी फैमिली को और मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाये हैं, तो कभी उन्होंने किसी के सामने गाया नहीं। तो लेकिन अब एक आपका बच्चा हो छोटा सा आपकी गोद में, तो उससे थोड़ी शर्माओगे आप, तो वो उस वक्त गाते भी थे साथ। तो मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा हीरो मेरा बाप है। यानी मैं अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हैं तो मेरे अब्बू से आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या चीज़ उनसे कॉपी की हुई है। तो मैं हमेशा उनको कॉपी मैंने किया है बात करने में, वो क्या सुनते हैं, उनको खाने में क्या पसंद है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी इन लिरिक्स का मतलब क्या है। वो कभी कभी बड़ी कोई सीरियस गज़ल होती थी तो मैं उसे याद कर लेता था सुन के, क्योंकि वो कैसेट्स भी मेरे एक्सेस में थी। अब्बू का सारा सामान मैं यूज़ कर सकता था और किसी को इजाज़त नहीं थी। तो मैं वो कैसेट्स लगा लगा के उसमें सुनता था, क्योंकि मेरे बाप को वो पसंद थी, तो मैं वो
मुझे होता था बस मुझे ये याद करनी है क्योंकि मेरे अब्बू को पसंद है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब वो मेरी पसंद बन गई सुन सुन के। और साथ साथ मैं दूसरा म्यूज़िक भी कंज्यूम कर रहा था। अभी मैं जब आपको पिक करने आ रहा था तो मैं फ्रैंक सिनाट्रा को सुन रहा था रास्ते में आते हुए। वो एक अलग है, वो मैं अपनी एज के हिसाब से मेरी एक अलग चॉइस है, लेकिन वो हुआ ये कि उससे मुझे कहीं ना कहीं अंदर वो अनलॉक हो गई चीज़। मुझे ये समझ आ गया कि यार ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। शुरू में किसी को देख के हुआ था, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई और फिर आपकी ज़िंदगी में आती हैं वो चीज़ें जो गज़लों में डिस्कस हो रही हैं। चीज़ें बोलते हैं उनको चीज़ें। तो वो एक्सपीरियंसेस, वो फीलिंग्स जब आपको हिट करें तो उनको एक्सप्रेस करने की सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे पास थी कि गज़लें। तो मैं जब कॉलेज के अंदर सारे लड़के बैंड फॉर्म कर रहे होते थे म्यूज़िक सोसाइटी के, तो ऐसे में एक लड़का हारमोनियम लेके मेहदी साहब की गज़ल गा रहा होता था और मैंने 4 साल अपने कॉलेज के इतना मजाक उड़वाया है अपना इस बात पे कि मैं उसके बाद बेशर्म हो गया था। कोई मुझे ये बात करता था ना कि तुम बोरिंग हो, तुम ये क्या मतलब है कि रोने धोने वाली, तो मैं हंसता था आगे से। मैं कहता था हाँ ऐसा ही है, मुझे अच्छा लगता है। कि मुझे उसका असर ही नहीं होना बंद हो गया था कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको कॉन्सर्ट मिला है कॉलेज का, आप वहाँ जाके गज़लें गा रहे हैं। आई थॉट सुनते तो सब हैं। सुनते हैं लेकिन वो कूल नहीं था उस टाइम पे। अभी हो गया है राइट नाउ। फर्स्ट आपको कौन सा था कि यार फेवरेट शुरू में तो ये? अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला म्यूज़िक ख़रीद के सुना हुआ है वो गुलाम अली साहब हैं। मैंने पहली वो पायरेटेड सीडीज मिलती थी उस टाइम पे, लेकिन वो भी ख़रीदनी ही पड़ती थी। तो वो पहला जो मैंने ख़रीदा हुआ म्यूज़िक सुना है वो गुलाम अली साहब की सीडी थी और उसमें उनकी सब गज़लें थी। ऐसा नहीं होता था कि एल्बम के 6 ट्रैक्स होंगे, बेस्ट ऑफ। तो उसमें बेशुमार गज़लें थी। फेवरेट जो पहला हुआ कि यार जो सबसे पहली गज़ल थी, जो सबसे पहली गज़ल थी वो थी हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, गुलाम अली साहब ने गाई हुई है। बहुत खूबसूरत गज़ल है। और फिर चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। उसके बाद मेहदी साहब की नहीं गुलाम अली साहब। मेहदी साहब आल्सो डिड इट? नहीं। अरे हाँ सॉरी। तो फिर मोहसिन नकवी साहब की गज़ल थी ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। उसके बाद उसके अंदर गज़ल थी इनकी गुलाम अली साहब की चमकते चाँद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। तो वो ये सारी गज़लें, ये मैं सचमुच आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में हूँ। ओह वाह। जिस वक्त ये गज़लें मैंने याद कर ली थी, इनकी धुन याद कर ली है, अब मैं इनको दोहरा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये जगह टेक्निकली इसके अंदर नहीं निकल गई तो घंटों बैठ के, तो उस वक्त मैं ये कर रहा था। What do you mean by this कि टेक्निकली जगह नहीं निकल रही, कि वो टेक्निकली हिट नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे पास ना नॉलेज था, ना मुझे को पता था कि ये कैसे होता है। ये पूरा एक नॉलेज है, साइंस है पूरी गले की, कि आप हर तरह की आवाज़ गले से निकाल सकते हो। और मुझे उस वक्त नहीं पता था, तो उस वक्त मैं अपने हिसाब से जिस तरह भी आप कोशिश करते हैं कि यार ये नहीं हो रहा जैसे उन्होंने कहा है, तो मैं उसको याद कर लेता। तो मैंने डिटो याद मतलब एज इट इज़ कॉपी कर ली हुई थी। और फिर मुझे इतना उस पर वो हो गया था कि मुझे ये होता था कि यार ये बेस्ट म्यूज़िकल पीस है जो मुझे एक्सप्रेस करता है, जिसको मैं रज के एंजॉय करता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर फिर लॉक लगा लिया था, मैंने उस बबल को सिक्योर कर लिया था कि मैं अब इससे नहीं निकलूँगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। तो मेरे दोस्त, जाहिर है मेरे एज फेलो लोग, मुझे म्यूजिशियन दोस्त भी हमेशा कहते थे यार ये क्या है, तो मैं उन्हें कहता था यार मैं खुश हूँ इसमें, सही है। तो मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना इस दौर में इस एज के एक बंदे से लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे कभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। सिंस आई एम नोन फॉर टफ क्वेश्चंस, लेट मी पुट यू ऑन द स्पॉट। इन दो जिससे आपने बातें की मुझे आपका जवाब पता है, गुलाम अली और मेहदी हसन, अगर एक चूज़ करना हो ऑफ कोर्स तो गुलाम अली साहब। वाई? सो ये अच्छा, ये पर्सनल चॉइस हाँ की ऑफ वो कोर्स। है। मुझे मैंने एक तो मेहदी हसन साहब सुना भी ज़्यादा है, मतलब मैं मेहदी हसन साहब ऑफ कोर्स। अब ये तो कोई मतलब वो ट्विटर वाला हिसाब नहीं है कि मैंने वसीम और इमरान में बट अगर वसीम बोल दिया तो मेरे साथ बुरा होगा, तो गुलाम बट वाई गुलाम अली ओवर मेहदी हसन? अच्छा, उसकी वजह ये है कि अच्छा ये अपने अपने मिजाज का भी है। मिजाज का मिसाल के तौर पे एक बंदे को आप आइडल तस्लीम कर लेते हैं अंदर ही अंदर, और
ये नहीं होता कि आप सिर्फ उसके गाने के फ़ैन हो, कहीं ना कहीं आप उसकी बात करने के अंदाज से भी मुतासर होते हो, कहीं ना कहीं आप उसके कपड़ों से भी कि यार कैसे कपड़े पहनते हैं, ये बात करते हुए कैसे मुखातिब करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स मेरे नज़दीक एक आर्टिस्ट के अंदर होते हैं जिनसे आप मुतासर होते हो। मेहदी साहब का जो मिजाज था वो उससे ज़्यादा मैं रिलेट करता हूँ गुलाम अली साहब के मिजाज से, जो उनका बात करने का हमेशा अंदाज रहा। और फिर म्यूज़िकली गुलाम अली साहब के अंदर एक एलिमेंट मुझे पर्सनली महसूस हुआ, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, जो मुझे महसूस हुआ मैं वो बता रहा हूँ पूरी रिस्पेक्ट के साथ, कि गुलाम अली साहब के अंदर एक लाइटनेस थी उनके अंदर, मतलब बहुत लाइट तबीयत थी उनकी। तो वो क्या करते थे, वो कभी कभी शरारत का एलिमेंट भी उनकी गज़लों में आपको नज़र आता है, बट मेहदी हसन साहब की चीज़ें ऑलवेज सीरियस। रफ्ता रफ्ता में मस्ती है ना, रफ्ता रफ्ता में मस्ती नहीं है, रोमांस है। इट्स लिटिल बिट लाइट। हाँ बट आपसे लेकिन गुलाम अली साहब की मैं आपको 20-25 चीज़ें गिनवा दूँ। मजे का है। नहीं मज़े का तो मैं खुद गाता हूँ और पूरे शौक से गाता हूँ और सुनता भी हूँ। लाइट रफ्ता बट आपने कहा कि पर्सनल चॉइस। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि लाइटनेस है। हाँ है, बट मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ विद गुलाम अली साहब। और मेहदी साहब मेरे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। मैंने उनको गा के, उनको सुन के अपने अंदर बहुत सारी खामियों को दूर किया एज अ सिंगर। आई नो हम जर्नी में जा रहे थे जिसमें ज़रूर हम वापस आएंगे, बट सिंस हम इसमें आ गए हैं, ये जो आपने अभी बात भी की कि आजकल की जनरेशन में एपेटाइट में, क्या आप परफॉर्म करते हुए ये कॉन्शियस होते हैं कि अगर मेहदी साहब कर रहे हैं लेट्स से रंजिश ही सही, तो वो 5 मिनट तक अब तक तो आप सोचते हैं, आपका मूड ही नहीं होता इस तरह करने का, या आप सोचते हैं नहीं सुनेगी आज की आवाम? ये डिपेंड कर रहा होता है शहजाद भाई। मैं आपको बताऊं, मेरे ज़्यादातर शोज़ में ये होता है कि 5 मिनट तक अब तक हो रहा है और मैं करता हूँ। वजह यह है कि लोग, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये अब ये सुनेंगे और वो इसको एंजॉय करते हैं। रात के एक पहर आप ग्लास देखते हैं, बोलते हैं अब तक अब तक ये तैयार है। हाँ मतलब कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि देखें लोगों के लिए, आई डोंट नो आम लोग इसको किस नज़र से देखते हैं, बट एक म्यूज़िक लवर के लिए और एक म्यूज़िशियन के लिए ये आपकी अपनी स्किल के लिए मोहब्बत है कि अगर एक चीज़ को आप बेसिकली क्या है ये, आप बार बार उसे क्यों कर रहे हैं, आप इम्प्रोवाइज़ करके डिफरेंट नोटेशन के साथ उसे कह रहे हैं। तो जो भी आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है म्यूज़िक का, आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस रिस्पेक्टेबल ऑडियंस के सामने। अगर उन्हें उसकी समझ आ रही है तो ये है एक अल्टीमेट ब्लेसिंग। अच्छा, आई थॉट इट वाज लाइक अगर आप किसी ईडीएम जाते हैं ना तो आप बीट ड्रॉप का वेट करते हैं, तो डीजे आपको तरसाता रहता है, तो मुझे तो वो फीलिंग आती है कि मैं तरस रहा होता हूँ, लाइक ये कब आएगी और ये टीज हो रहा हूँ मैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उलट है इसके। क्योंकि मुझे बताएं, रंजिश सही के लिरिक्स कितने लोगों को याद है? सबको, ऑलमोस्ट सबको याद है ना, तो क्या ही तरसेंगे, उनको पता है अगली लाइन क्या है। बट उसको रिपीट करना ये होता है कि आप म्यूजिशियन अपनी स्किल दिखा रहा है और एट द सेम टाइम वो आपको एक ही बात डिफरेंट फीलिंग्स के साथ, जैसे अगर दिल में एक लहर सी उठी है, अभी आपने लाइव वाला वर्जन सुना हो जी, तो उसमें उस्ताद गुलाम अली खान साहब कहते हैं कि आज मैं 88 मॉडल की दिल में एक लहर सी उठी है अभी सुनाऊंगा आपको, यानी जो पहले गाई हुई है आज ये उससे डिफरेंट साउंड करेगी। तो उन्होंने कम से कम 20 दफ़ा लहर का वर्ड डिफरेंट तरह से बोला है उसमें, कि लहर कितनी तरह से हो सकती है, कि उसका जो फोनिक साउंड है वो भी लहर की तरह हो। यानी ये उनका उबूर है अपने क्राफ्ट के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, कि वो एक वर्ड को 20 दफ़ा कह रहे हैं। और अगर आंखें बंद करके, अगर उर्दू आपको नहीं आती, अगर कोई गोरा सामने बैठा है तो उसको नहीं पता लहर किसे कहते हैं, तो वो उसको पता चलेगा ये बात वेव की हो रही है। इसमें जो कवाली होती है उसमें तो जो बैंड होता है स्पेशली नुसरत साहब के साथ, वो अब जाहिर बात है वो दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड है, तो मैं टंग इन चीक तरीके से कह रहा हूँ, नुसरत के साथ तबला बजा रहे हैं वो, मतलब जी
दिलदार हुसैन साहब। जाहिर सी बात है, बट मजाक में कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कुछ दिन नुसरत साहब कहाँ निकल गए, हमने पहुँचना है। तो आप भी अगर ये अब तक वाली बात कर रहे हैं, लहर की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर ये रिहर्स तो नहीं होता होगा जी। तो बैंड किस तरह तैयार रहता है कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना कि जैसे वोकली मैं एक स्केल में मैं शुरू हुआ, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने ले लिया राग एमन ले लिया, उसमें रंजिश सही गज़ल की कॉम्पोजिशन उस स्केल के अंदर है, और उसमें हज़ारों मज़ीद गानों की भी कॉम्पोजिशन उसके अंदर है, छाप तिलक, मन कुंतो मौला, और वो एक ही स्केल है। जिस तरह मैं वोकली अपने क्राफ्ट पे जितनी भी मेरी ग्रिप है थोड़ी बहुत, इसी तरह म्यूजिशियंस की अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे होती है, और उन्हें भी ये स्केल वाइज हर चीज़ याद होती है। सो जितनी पॉसिबल नोटेशन हो सकती है उसमें, वो जितनी स्पीड से मैं कर सकता हूँ वो शायद वो मुझसे ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं। तो वो हम लोग अपने म्यूज़िकल नॉलेज की वजह से सिंक्ड होते हैं आपस में, कि मैं कभी कभी उनकी तरफ देख नहीं रहा, बट मैं कोई इम्प्रोवाइज चीज़ करता हूँ तो 99.9% राइट कॉर्ड ही आएगा, वहाँ वो कुछ और नहीं लगा दे। वजह क्या है कि म्यूज़िकल नॉलेज सेम है, मतलब उन्होंने भी क्लासिकल सीखा हुआ है सब। मेरे खासतौर पे मेरे बैंड में जितने लोग हैं दे आर द बेस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं विदाउट एनी यस फ्लूट प्लेयर, उसके बाद मेरे जो गिटार पे लूक विलियम हैं, हमारे जो ड्रमर हैं पॉल मॉरिस, ही इज़ अ वेरी सीनियर ड्रमर इन पाकिस्तान, और उनका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा है, उन्होंने जितने दुनिया में स्टेज बजाए हैं, उसके बाद जितने डिफरेंट तरह के आर्टिस्ट के साथ हो रहे हैं, उसके बाद मेरे जो कीज़ प्लेयर हैं असद अली मुर्तज़ा। अच्छा मज़े की बात, ये सब मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, हमने इकट्ठे म्यूज़िक सीखा, किया, स्ट्रगल, एवरीथिंग। आ जाते वहाँ पे आ जाते। तो कॉलेज में आप मेहंदी कर रहे हैं और लोग उन्हें अभी कौन हाँ क्या ऐसा होता कर था, रहे हैं? ऐसा होता था। फिर नेक्स्ट तो कभी बेसमेंट हैपन फिर उसके बाद ये हुआ कि कॉलेज ख़त्म हो गया, यूनिवर्सिटी शुरू हुई, और हम मैस कम्युनिकेशन मेरी डिग्री चल रही थी, और उसमें एक टाइम आता है जब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम सिटी 42 लाहौर का एक चैनल है, वहाँ मैंने इंटर्नशिप कर ली, और मुझे उस वक्त तक ये महसूस होने लगा कि म्यूज़िक, मेरे माँ बाप ठीक कहते थे कि इसमें कुछ नहीं होता। ये वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब मैंने इंडिया पाकिस्तान में जितने किस्म के, जितने रंगों के रियलिटी शोज़ होते थे, उन सब के ऑडिशंस से मुझे निकाला जा चुका था। जीशान नहीं वो वाले नहीं, म्यूजिकल, सॉरी मुझे लगा मतलब जैसे सारेगामापा नाम से एक इंडिया में हो रहा होता था, वहाँ पाकिस्तानी हमारे आर्टिस्ट जाया करते थे, एशियन सिंगिंग सुपरस्टार होता था, फिर एक जुनून के नाम से होता था ZTV पे, फिर सुरक्षेत्र था। इन सब में आपके ऑडिशन टेप्स हैं? आई डोंट नो, होंगे कहीं, दिया तो था एयर नहीं हुए कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे सेलेक्ट पहले पॉइंट पे ही निकाल देते थे ना, वो सेलेक्ट ही नहीं करते थे। फिर जो भी एक रियलिटी शो चल रहा है, इसका भी मैंने ऑडिशन दिया हुआ है 2013 में, और इससे भी मैं निकला हुआ। आप मुंबई नहीं आ सकते? नहीं, तो बहरहाल वो सारा कुछ करने के बाद अब मुझे ये महसूस होने लगा था कि अम्मा अब्बा ठीक कहते थे, और तो मैंने सोचा कि यार उस वक्त मेरी सोशियोलॉजी और मैथ्स कम्युनिकेशन एक साथ चल रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। आई डोंट नो अभी वहाँ पर ये है या नहीं, उस वक्त ये था कि अगर एक डिग्री आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो इवनिंग में आप साथ में पैरेलल एक डिग्री साथ में कर सकते हो। तो मेरी इवनिंग में सोशियोलॉजी होती थी, मॉर्निंग में मेरी मैथ्स कम्युनिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अब मैं चला गया वहाँ पे, तो मेरे एक पुराने दोस्त हैं समी खान, म्यूज़िशियन हैं बड़े ज़बरदस्त, उनका एक बहुत फेमस गाना था मैं याद आऊँगा, वो मुझे उनकी कॉल आती है आउट ऑफ नोवेयर, और मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें ऑफ कितने बजे हो रहा है ना चैनल से? तो मैंने कहा 7 बजे। कह रहे हैं मैं पिक कर रहा हूँ, एक बंदे से मिलवाना। ओके, तो वो आए, उन्होंने मुझे साथ बिठाया और वो मुझे ले गए जुल्फ़ी भाई के पास, उनके घर पर। अच्छा, उस लम्हे तक मुझे नहीं पता था कि जुल्फ़ी भाई को मैं नहीं जानता था, यानी तो मुझे EP के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मुझे इस पे प्लीज़ आप ये कोई बुरी बात नहीं कर रहा, ये मेरी कम इल्मी और मेरी जहालत थी कि मुझे किसी भी बैंड का, मुझे स्ट्रिंग्स का नहीं पता था वो क्या है, कौन है, बैंड है, मुझे जुनून का भी नहीं पता था। ये मेरी जहालत का लेवल था, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आजकल की जेनजी सेम है कि EP का नहीं पता। तो आजकल लोग आते हैं, व्हाई इज फवाद सिटिंग एट एज अ जज, एंड लाइक भाई तो मैं इस जगह से गुजर के आया, आपकी जनरेशन में बना है। एग्जैक्टली, हमारी जनरेशन में वो सिंगर तौर पे सामने वो रॉक एग्जैक्टली था हमारे लिए।
तो बहरहाल वो मैं मिला उनसे और मुझे ऐसा ही लगा कि मेरी एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, उसके बाद चाय वाय आई तो उन्होंने कहा कि यार कुछ सुनाएं। तो मुझे अब यही लग रहा है कि चूँकि ये एक स्टूडियो है और जाहिर है कि ये म्यूज़िशियन है, तो ऐसे ही हम जैसे रैंडमली कहीं चलते हैं किसी म्यूज़िशियन के पास, बैठे जाके जैम किया और तो ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाएं। मैंने उन्हें एक राग की बंदिश सुनाई, क्योंकि उस वक्त मेरी क्लासिकल की तालीम बिल्कुल पीक पे चल रही थी साथ साथ। तो मुझे लगता था क्लासिकल म्यूज़िक जो है ना, ये किसी को इम्प्रेस करना है ना तो उसको। तो मैंने उन्हें एक राग की बंदिश सुनाई तो उन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा है, तो कोई कुछ और सुनाए। तो मैंने उन्हें एक गज़ल सुनाई तो उनको बहुत अच्छी लगी। और बड़ी मेहदी साहब की गज़ल थी, गुंचाए शौक़ लगाए खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने। तो उनको बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, चाय वाय पी हमने और हम निकल आए, कुछ और डिस्कस नहीं हुआ। 2 महीने गुजर गए और समी खान की मुझे कॉल आती है कि वो मेरे जो दोस्त है कि यार तुम्हें नेस्कैफ़े से कॉल नहीं आई। मैंने कहा वो क्या है, कि मुझे उस लम्हे तक नेस्कैफ़े के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। तो उसने कहा यार वो एक, मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ, इसको खोल के सुनो। और वो बंदा जिससे हम मिले थे वो उसके लिए तुम्हारा ऑडिशन कर रहा था उस टाइम। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा इसका मतलब उसने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। और उस वक्त तक मुझे अब तो आदत सी है मुझको तो 15 और जगह पे रिजेक्ट हो चुका जो बात है। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। बड़ा नॉर्मली मैंने, उसने कहा भाई नहीं, मुझे उसकी कॉल आई है और उसने मुझे कहा है कि उसका सीन ऑन है बॉय का। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं बताया किसी ने। उसने कहा अच्छा तुम्हें आ जाएगी कॉल। 1-2 दिन में मुझे कॉल आ गई और नेस्कैफ़े वाला, और फिर वहाँ पर वो गाना तेरे जा और दिस्ता सारा कुछ हुआ। और 2018 में वो गाना अचानक रिमूव कर दिया गया हर जगह से, राइट्स की वजह से ऑब्वियसली, जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया था। और वो मेरी एग्जिस्टेंस फिर से वहीं पे जहाँ से मैं शुरू हुआ था। क्योंकि मैंने पहले वो सुना था और उसमें थोड़ा रॉक एलिमेंट्स भी हैं, एंड यू डोंट लुक लाइक अ ट्रेडिशनल गज़ल गाय। तो मुझे लगा ये कि आपका स्टार्ट रॉक से हुआ, जो उस उम्र में आप अज्यूम करते हैं। मज़े की बात, उस लम्हे मैं वो दिल से नहीं करना चाह रहा था जो मैंने किया। नेस्कैफ़े वाला जो गाना है, अच्छा मुझे अंदर ही ये हो रहा था। मैं उस वक्त उस कन्फ्यूजन में था, मेरी एज भी वो थी कि ये क्लासिकल नहीं है। नहीं ये नहीं, मैं चाहता गज़ल गाना था पर मौका मुझे मिल रहा था एक रॉक अरेंजमेंट में गाने का। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे यहाँ पे अपने उस पर खड़े होना है कि जो मेरी पसंद की चीज़ है वो करनी है। तो मैं ये सोचा था कि यार मौका मिल रहा है, कर लो भाई, जो मिल रहा है कर लो। कुछ हुआ तो है नहीं, रिजेक्ट हो चुके हो तुम 18 जगह से, तो कुछ हार है, जाने दो। अब इसके पीछे विजन जुल्फी भाई का था। जाहिर है उन्होंने इतना काम कर रखा है तो ये नज़र आपकी बन जाती है, आप ये देख के बता सकते हो। तो उनको पता था कि ये रिस्पांस क्या आने वाला है इस पे और ये क्या अरेंजमेंट उनकी थी। अरेंजमेंट जुल्फी भाई भी उसमें शामिल थे, लेकिन इसके अंदर सबके एलिमेंट्स थे। लियो ट्विंस इसके अंदर थे, ग्रेट म्यूजिशियंस, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट एज अ म्यूजिशियन मैं उन्हें बहुत, आई रिमेंबर करेक्टली इट स्टार्ट्स विद केवे मुखड़े तो नजर हटा विदाउट द म्यूजिक स्लो। वो बड़ा अच्छा, वो एक आते ही ना आपको वो एक फील सी, हाँ, sort of pulls you in and then easy and then all the elements come together and it picks up. तो बड़ी अच्छा अरेंज हुआ वो गाना। तो उसमें सब जो तबला प्लेयर थे, जो तबला रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनकी इनपुट थी। वायलिन और गिटार लियो ट्विंस बजा रहे थे, वो उनकी इनपुट थी। वोकल्स पे मैं था तो वोकल में जो चीज़ें थी वो मैंने डिसाइड की थी क्या होगा। प्रोडक्शन वाइज जुल्फी भाई ने हमें ऐड किया था और वो गाइड भी कर रहे थे कि भाई इस तरह से इसके अंदर अगर ये एलिमेंट हो जाए, और वो छोटे छोटे एलिमेंट्स ने उसको एक मास्टरपीस बनाया। तो आपने टूर किया उसके बाद, ये जो नेस्कैफे के शोज हुए थे, लाइव शोज वगैरह? हाँ बहुत किए, बहुत लाइव शोज किए। और तब तक फील आई थी कि अब तो सीन ऑन है? दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत तबीयत ख़राब हो गई मुझे। रोड टू सक्सेस इनिशियली मुझे ये महसूस होने लगा था कि अबे ऐसा हो गया था। तो शायद, और ये चीज़ अल्लाह ताला पसंद नहीं करते कभी भी, गुरूर और ऐसे तकब्बुर वाली कोई चीज़। तो इसीलिए शायद मैं दोबारा, पहले तो मैं ज़ीरो पे खड़ा था, अब की बार मैं माइनस में गया था। 2018 की बात है कि मैं धंस गया था ज़मीन में। वो एक ही गाना था जिसकी वजह से, और मैं अपने उस जोन में था कि यार ये इतना हिट गाना, उसके बाद तो सीन ऑन है। और मैंने इस चक्कर में ओरिजिनल गाना ही नहीं, अपना कोई म्यूज़िक ही नहीं बनाया। और वो 2 साल
तो वो गाना टॉप पे रहा, इंटरनेशनल टूर्स किए, पाकिस्तान में भी दबा के शोज़ किए, और तबीयत हो गई बिल्कुल ख़राब, क्योंकि एक स्टूडेंट लड़का जिसको ज़ीरो एक्सपोजर है, फेम को कैसे हैंडल करते हैं, पैसे कैसे मैनेज होते हैं, करियर को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, क्या थॉट क्या होता है, उसके हाथ पैसे आ गए, साथ में उसको लोग पहचानने लगे, टेलीविज़न पे हर टाइम गाना चल रहा है, तो मीटर हो गया बिल्कुल आउट, वही जो होता है बच्चों के साथ। और फिर वो गाना हो गया रिमूव, फेम हो गया फेड, पैसे हो गए ख़त्म, और दोबारा उसी, और उतनी देर तक डिग्री भी ख़त्म हो चुकी यूनिवर्सिटी से। अब वरना कुछ तो हैपनिंग होता है ज़िंदगी में, कि कुछ नहीं हो रहा, चलो आप यूनिवर्सिटी जाते हो, रोज़ नए लोगों से मिलते हो, तो वो हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने बैठ के ये फिगर आउट किया कि यार गलती मेरी है कि किसी की है इसमें, तो मैं गलत था। मैंने ये फिगर आउट किया, मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने क्या क्या किस किस पॉइंट पे किस किस को क्या जुमला बोला है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कौन कौन सा गलत थॉट अपने जहन में पाल लिया था, मैंने किस किस से बदतमीज़ी की, और अल्लाह ताला गवाह है इस बात के, मैंने एक एक बंदे को शहजाद भाई कॉल की जिनसे मिल सकता था, मैंने जाके हाथ जोड़ के मैंने कहा भाई माफ़ कर दो, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ज़ाहिर है दोस्त ही थे सारे, और जान पे उन्होंने कहा अभी क्या बात कर रहे हैं, ईजी हो गया। उसके बाद मैं हो गया हल्का, यानी वो जो एक गिल्ट था ना मेरे अंदर वो चला गया, और मैंने अपने आप को मैंने माना इस बात को कि मैं अपनी वजह से दोबारा यहाँ पे आया हूँ, और अब अगर दोबारा मुझे कभी मौका नहीं भी मिलता तो मैं नाशुक्री नहीं करूँगा। मुझे मेरा मौका मिला था, मैंने गवाया उसको, इसमें किसी की गलती नहीं है, ना कुदरत की ना लोगों की। तो मैं रियाज करना शुरू हो गया दोबारा से। अब मैं वेला था, ना जॉब थी ना कोई चीज़, उस वक्त मेरी बेगम साहिबा नौकरी करती थी और उनसे पैसे लेता था। ये मैंने वैसे आपसे पूछना है कि ये इस सोसाइटी में बड़ा अजीब कंसिडर किया जाता है, तो ये मजबूरी थी या ये कॉन्फिडेंस था, मतलब करने को आप? यार ये मेरा उस पर एतमाद भी था। हम लोग 2010 से साथ थे। अच्छा, मैं और मेरी बेगम हम फर्स्ट ईयर में थे जब हम मिले, और मैं पहले दिन जब उनसे मिला था तो मैं सीधा उन्हें अपने वालिदैन से मिलवाने लेके गया था। फर्स्ट डे। उससे पहले हमारी फ़ोन पे बात होती थी, और ऐसे मतलब देखा हुआ था एक दूसरे को, पर मिले नहीं थे कहीं साइड पे अलग से या कोई ऐसा। तो मैंने जाके अपनी वालदा को ये बोला था कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा जब राइट टाइम आएगा, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वाह, 2018 में हमारी शादी हुई। तो इतना समझ चुके थे हम एक दूसरे को कि मतलब सच्ची मुच्ची के पार्टनर्स थे हम, वो नहीं कि रिवायती कहानी किस्से वाली नहीं। तो इर्ज़ा हमेशा मतलब बिगेस्ट सपोर्ट मेरी ज़िंदगी की रही है। तो मैं ना कोई काम कर रहा था, ना मेरा कोई ज़रिया माश था, और मैं घर वालों को इसलिए शर्मिंदगी से नहीं ये बताता था कि मुझे पैसे चाहिए कि उनको लगेगा यार ये शादीशुदा है। अलग शहर में, कराची में हम रह रहे थे उस टाइम, और वो अपार्टमेंट भी मेरी बेगम को उसके चैनल की तरफ से मिला हुआ था। वो न्यूज़ एंकर थी उस टाइम पे, उसमें मैं रह रहा था। और मतलब जो भी मेरे अखराजात होते थे उस टाइम पे, वो मेरी बेगम कमा रही थी, और मेरे खर्चे भी उसी में से निकल रहे होते थे। और उस नॉट टू गो सोहेल बड़ा है, ताने तो पड़ते होंगे। नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, घर से बाहर तो घर किसी ने ताने नहीं मारे। अच्छा, ताने किसी को पता ही नहीं चलने दिया ना कि क्या है। हम लोग अलग सिटी में थे, तो ये किसी को पता ही नहीं वहाँ पे क्या लाइफ हम गुजार रहे हैं। मुझे और मेरी बीवी को पता था। तो और उसकी भी ज़ाहिर है एक लिमिटेड सी सैलरी थी, मंथली अखराजात। कराची में हम डिफेंस में रह रहे थे, हमारा सर्कल उठने बैठने वाला वो था जहाँ खर्चे होते हैं। तो अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ पर तो हमने डिसाइड किया होता था कि इस महीने हम इतनी दफ़ा रेस्टोरेंट जाएंगे। बहरहाल उसने, और ये मैं बहुत दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ चीज़, इर्ज़ा ने बहुत सपोर्ट किया, और मुझे अंदर ही अंदर ये एतमाद कहीं ना कहीं छुपा हुआ था कि मुझे एक मौका शायद कुदरत दोबारा देगी, और अब की बार मैं वो गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगा जो पिछली दफ़ा। ये आपको और मेंशन करना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक शादी, बीवी, जिस तरह हमारे सेलिब्रिटीज़, मशहूर लोग भी आकर पेश करते हैं जी, इट्स ऑलमोस्ट इंसल्टिंग। तो आप, इट्स अनफॉर्चुनेट। आप दोनों की स्टोरी एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसी स्टोरी है जो बार बार बतानी चाहिए कि भाई शादी का ये मकसद होता है। जो बात फिलहाल मैं इसके साथ हूँ, नहीं है शादी का मकसद। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी के बेहतरी की वजह नहीं बने, मेरा ख्याल है एक दोस्त भी वही होना चाहिए जो 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 आपके लिए बेहतरी का बायस बने। ये तो शादी है, फिर शादी तो मतलब ही सीधा सीधा ये है कि आप दूसरे के लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे, जिस भी कैपेसिटी में आप, इमोशनली, हर हवाले से जो भी आपके पास है, आप कोशिश ये करोगे कि यार मैं इसके साथ मिलके ये करूँ। तो खैर बेगम ने, इफ यू डिसएग्री, बट मुझे लगता है आर्टिस्ट फंडामेंटली इनसिक्योर आदमी है। भले आपने जितना भी रियाज कर लिया हो, अब तो शायद होपफुली नहीं होता होगा, बट अगर मैं स्टैंड अप सोचूं, 15 साल से कर रहा हूँ, शो से पहले हम लोग मर गए कुछ, आज बहुत बुरा। मुझे शो से पहले हमेशा होती है शदीद एक्साइटमेंट। मेरी इस बात के ऊपर कितनी बहस कई दफ़ा हुई है कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि भेजो यार मुझे मतलब मैं हमेशा ऐसे होता हूँ, मुझे ये होता है कि यार जल्दी मुझे स्टेज पे भेजो। लेडी गागा का एक बड़ा मशहूर हुआ, हर जगह कहती हैं कि कोई भी आप पे यकीन ना करे, पर कमरे में एक इंसान होना वो ही काफ़ी होता है आपके लिए। तो आई थिंक समवेयर योर वाइफ बिलीविंग इन यू बिल्कुल probably kept you going throughout हकीकत this. बात है, क्योंकि और तो ना, मेरे दोस्त सारे यहाँ पे थे लाहौर में, फैमिली यहाँ पे थी, क्लास फेलोज यहाँ पे थे, वहाँ तो मेरी बेगम थी मेरे साथ, और जो दोस्त बने थे वो नए थे, उनके सामने मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी नहीं खोल सकता था कि यार मेरे साथ क्या हुई है। तो वो ज़ीरो से बने हुए दोस्त थे, उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है अंदर। एक ही बंदी थी जिसको पता था, और उसने जितना कहा जाए उसके लिए, मतलब मैं नहीं, ये कभी शायद सारी ज़िंदगी नहीं उसके इस चीज़ को, कि वो 4 साल जो थे ना, वो वाले थे जिसके अंदर उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है बंदा, डिप्रेशन और उल्टे पुल्टे ख्याल, और फिर आप शादीशुदा हो और आपने एक लाइफ छुपाई हुई है पूरे ख़ानदान से, दोस्तों से, कि यार एक्चुअली चल क्या रहा है। उस टाइम मेरा ख्याल है वो ऐसा टाइम होता है जब असल में बंदों को पता चलता है। कैसे डिप्रेसिव थॉट्स कैसे ओवरकम किए? डिप्रेसिव थॉट्स इस तरह आते थे कि मुझे ऐसा लगता था यार वक्त गुजर गया, और मतलब ये टाइम मेरा था जब मुझे कुछ करना था, टाइम गुजर गया मेरी। अब तो मैं यंगस्टर के उस पॉइंट पे खड़ा हूँ कि अब मैं 2 साल बाद यंगस्टर्स में भी नहीं आऊँगा। तो मैंने अपनी बीवी के लिए भी कुछ नहीं किया। ये मेरे साल 10 साल से है, शादी भी हो गई, और वो जॉब कर रही है, मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ, बाजा बजा रहा हूँ बैठ के, हारमोनियम पे आवाज़ें लगा रहा हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चले तो उनको क्या महसूस होगा कि यार ये बच्चा क्या सीन है इसका। मेरे दोस्तों को पता चले कि यार मैं इस तरह हूँ तो वो क्या बातें करेंगे। 1 लाख थॉट्स एक ही टाइम पे दिमाग में आते थे और वो दिमाग फटने वाला हो जाता था। ओवरकम कैसे किया? प्रयास कर करके। उसका बेहतरीन मेरे पास हाल ये होता था, मैं हारमोनियम पकड़ता था अपना, वो बैठ जाता था, तो वो अकेला होता था अपार्टमेंट में, हम राहत कमर्शियल पे रहते थे, और घंटों बैठ के मैं बस गाता रहता था, गाता रहता। तो स्टेडियम और एग्जैक्टली उसके फुटबॉल वाला वो है ना, क्रिकेट उसके वाला? सामने हॉट एंड स्पाइसी के सामने रहता हॉट एंड स्पाइसी की पीछे वाली गली में। अच्छा, फिर तो आपको बड़े नुकसान थे, बिकॉज आपकी पीछे वाली गली में एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है आपके लिए, अगर आप नीचे चले जाते। कौन सी दुकानें बहुत हैं, सिर्फ रोल की दुकानें थोड़ी है राहत कमर्शियल में। राहत कमर्शियल में तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर तो डिप्रेशन आपको वहाँ ले जाता तो ख़त्म हो जानी थी कहानी, फिर मुश्किल था वापस ऊपर आना। तो बहरहाल उस टाइम पे चूँकि मैं अपना वो ओवरकम करने के लिए रियाज कर रहा था, तो एक चीज़ ऐसी थी जो मैं अच्छी कर रहा था ज़िंदगी में। उसके साथ ये हुआ कि फिर मेरे दोस्त अहबाब जो बने थे, उसमें मेंशन करना चाहूँगा फरिश्ते मेरे लिए जो साबित हुए, हमद खान और सुहेब लारी, मेरे 2 दोस्त हैं। वो आई सॉ द सादगी वाला, आई वाज लाइक ए बिगफुट। यस, अहमद के स्टूडियो में उन लोगों ने अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे बहुत आगे जाके मेरे लिए, यानी, और कहते हैं कि बंदा कुछ भी होना, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को, और वो कभी भी, वो ज़ाहिर प्यार करते हैं मुझसे, दोस्त हैं मेरे, भाई हैं बड़े, तो वो हमें कभी भी कहते हैं भाई यार तू ये क्या बातें करता है, लेकिन मेरा दिल हल्का होता है ये कह के, मुझे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो टाइम जब कोई आपकी कॉल जानबूझ के ना उठाए, ऐसे में एक बंदा एफर्ट पुट कर रहा हो कि यार इसके लिए कुछ करूँ मैं, तो फिर वो लोग याद रह जाते हैं आपको। तो उन्होंने उस टाइम पे ये जो सादगी, नीयत, सारा कुछ ये बिगफुट में हुआ है।
और ये हमद भाई ने मेरे लिए किया था, और उससे मुझे दूसरी ज़िंदगी यानी एज आर्टिस्ट वो जो दूसरा मौका है। वो पहला सादगी ही था, वो जो एक पहला सादगी। वीडियो है जिसमें आई डोंट नो स्मोक स्क्रीन लगाई हुई है बट थोड़ा स्मोकी लग रहा है। हाँ, वो बिगफुट है जो कि स्टूडियो है हमद खान और शोएब लारी का। तो उन्होंने मेरे ओरिजिनल गाने प्रोड्यूस किए, और ये सादगी वाली चीज़ आने से पहले मेरे 7 ओरिजिनल गाने वो रिलीज़ कर चुके थे। एक पे लक्स स्टाइल अवार्ड मिल चुका है, और बाकी के 3-4 जो हैं उनमें नॉमिनेशंस मेरी सारे अवार्ड्स में आ चुकी थी। तो उसके बाद फिर ये लाइव सेशन जिसमें सादगी, नियत शौक, बीत चली रहन, दिलड़ी लूटी, गुलों में रंग भरे, 21-22 गाने थे। तो उसमें से सादगी पहले हिट हुआ, फिर नियत शौक हुआ, फिर बाकी के सारे भी हो गए। वो होता है ना कि आप किसी आर्टिस्ट को सुनते हो तो प्लेलिस्ट पूरी, फिर आप उसकी, तो ऐसा कुछ हुआ। तो वो मुझे दूसरा मौका। फिर मैंने जब अपना ओरिजिनल म्यूज़िक रिलीज़ करना शुरू किया तो अब एक ऑडियंस बन चुकी थी, और वो लोग फिर सपोर्ट करने लगे। फिर मेरी उस वक्त आदत बहुत होती थी कि मैं डेली इंस्टाग्राम पे रात को लाइव आता था फॉर 2-3 आवर्स डेली। मतलब और तो कोई काम नहीं था, तो मैं ये कहता था कि मैं लाइव डेली 3 घंटे 4 घंटे का लाइव मेरा हो रहा है। तो अब मेरी एक परमानेंट ऑडियंस, मुसलसल गा रहा हूँ, और फरमाइशें, मतलब लोग बताएंगे कि क्या कमेंट में, मैं पढ़ के मैं लाजमी गाऊंगा, और जो मुझे चीज़ें नहीं आती वो कल जब मैं लाइव आऊँगा तो मैं वो चीज़ें याद करके आऊँगा। ये अच्छा है, आपका फ्री में रियाज भी हो रहा है। रियाज भी हो रहा है, और मेरा एक कनेक्शन बिल्ट हो गया ऑडियंस के साथ। वो जो रोज़ लेट नाइट जाग रहे होते थे, वो मेरी एक पक्की ऑडियंस, मेरे पक्के प्यार करने वाले लोग बन गए। आपने अपना लेट नाइट रेडियो शुरू कर दिया, शायद ऐसा कुछ हो गया उस टाइम पे। तो वो मेरी एक कल्ट किस्म की ना पक्के लोग हो गए मेरे, कि यार वो वेट कर रहे होते थे। मतलब अगर मैं 10 मिनट लेट हो गया तो सच्ची इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगते थे कि वी आर वेटिंग, आप आज 10 मिनट लेट है। और ये चला है 2-2.5 साल रज़ाद भाई, वाह, 2-2.5 साल चला है ये। उसके बाद फिर जब मैंने म्यूज़िक अपना, जाहिर है वो एक आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है ना, वो बन चुकी। तो फिर मैं जो भी रिलीज़ करता था तो उस पर लोग, जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब शोज़ अनाउंस करते हैं तो ये वही लोग हैं एक्चुअली जो वो जब 6 साल पहले मुझे इंस्टाग्राम लाइव पे सुन रहे होते तो लोग बताते हैं आके मुझे, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। अभी जो हम गाड़ी में भी डिस्कस कर रहे थे कि जब चीज़ें कम हो जी, तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और आपको तो पता है हमारी इंडस्ट्री कैसे है। जी, अभी कल एक नामवर दोस्त है मेरा, उसका फ़ोन आया, उसने बोला एक एजेंसी मुझे कह रही है कि क्लाइंट तो आपको नहीं जानता था पर हमने अपनी तरफ से कर दिया। उसने बोला ठीक है, मैं क्लाइंट को जानता हूँ, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। बोला नहीं आप खुद ना करें, आप हमें बताएंगे। तो क्योंकि वो उसको लो बॉल कर रहे थे जी, तो आपको भी बड़े लोगों ने कम ऑफ़र किया होगा। वहाँ ए कितना मुश्किल था, और बी अगर कोई आर्टिस्ट या कंटेंट क्रिएटर या जो भी अपनी बिजनेस भी बनाना चाहते हैं, ये कितना ज़रूरी है कि यार आपको अपनी औकात, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईगो जी, बट वर्थ पता होनी चाहिए। एंड मुश्किल है, एंड ऑब्वियसली अगर किसी का पेट नहीं है, फैमिली है, बच्चे भूखे हैं, जाहिर है एक्सेप्शंस हैं, वो आप करो, आपको कोई नहीं बोल रहा, बट इन जनरल आपको अंडरसेल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मेरी वो अगेन यहाँ पे क्रेडिट मैं अपनी बेगम साहिबा को इसलिए देना चाहूँगा कि जब आपके पास सपोर्ट होती है ना किसी की, इमोशनली भी, और उसके बाद कि यार मैं देख लूँगी, खैर तुम जो कर रहे हो ना, डू इट, जब तक नहीं होता डू इट, ट्राई अगेन। तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब अचीव करूँगा तो करूँगा अच्छे से। अब मुझे ऐसी चीज़ों के साथ एसोसिएट नहीं होना कि डेस्परेट नहीं होना मुझे कि जो आ रहा है पकड़ के करते जाओ। तो इस बारे में मैं और मेरी बेगम दोनों बहुत क्लियर थे शुरू से कि क्या हमारे करने का, क्या हमारे करने का नहीं है। वो आज भी है, और बेशुमार प्रोजेक्ट से इस वजह से इनकार किया कि वो हमारे उस नैरेटिव और उस विजन के साथ अलाइन नहीं कर। मैं ये नहीं कहूँगा वो बुरे थे, बहुत अच्छे होंगे, बट वो हमारे उस विजन के साथ अलाइन नहीं करते थे जिस रास्ते हमें चलना था। तो हमने वो उस रास्ते के अलावा इधर उधर की जो अपॉर्चुनिटी भी आई, हमने उसे कभी कंसिडर नहीं किया। और अभी भी हमारा यही एक असूल है कि हम लोग फेस्टिवल्स परफॉर्म नहीं करते। मैं पॉडकास्ट में बैठ के कितनी जगह पे ये बता चुका हूँ, एक आर्टिस्ट के लिए बुरी बात है ये,
कि वो पब्लिकली बैठ के कह रहा है हम फेस्टिवल्स नहीं करते। उसकी वजूहात है। वजह उसकी ये है कि मेरे लिए म्यूज़िक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है। एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो नज़र नहीं आती, टच नहीं कर सकते, बट आपको फीलिंग दे जाती है। इसके लिए फीलिंग लेने के लिए आपको कश भी नहीं लगाना, घूंट भी नहीं भरना। करने तो बेहतर है। बेहतर है, ज़्यादा अच्छे से 4K में नज़र आएगी। लेकिन तो मैं इसको बहुत, मेरे लिए मेरा एक अपना नज़रिया है म्यूज़िक को लेके। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी वो इज़्ज़त तौकीर बरकरार रहे, और मैं अगर इसको जब भी स्टेज पे कर रहा हूँ तो मैं कम से कम उसमें कमी का बायस ना बनूँ। और जो लोग हैं आगे, वो मेरे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि मुझे वो ऑडियंस भी मिल गई है कि जो उस चीज़ को सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो इसमें जो आर्ट फॉर्म की इज्जत है, अभी जो गाड़ी भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कवाल जैसी वायरल होने के लिए, बिजनेस होने के लिए मुन्नी बनाम हुई गा लेते हैं। हमजा अकरम कवाल भी रिसेंटली पॉडकास्ट पे आए थे, वो भी तौबा कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं लोग, किसी ने स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन कर दिया। तो ये कैसे डिफरेंस होता है? जिस तरह आप नैना ठगले करते हैं, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली वाज द बेस्ट। वो एक वो राहत साहब से अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन चल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो इट ऑल्सो थोड़ा लेफ्ट फील्ड आता है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर आई थिंक उसमें विजुअल्स भी अच्छे, फुल रेड वेड, वो बहुत अच्छा था। और बैंड ऑल्सो उसमें स्पेक्टेक्युलर। तो हाउ डू डिफरेंशिएट कि चलो नैना ठगले भी बॉलीवुड का गाना है, बट नैना ठगले कर लो, मुन्नी बदनाम ना करो? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उसकी इज़्ज़त का ताल्लुक इस बात से नहीं है। देखिए, ये चॉइस है एक म्यूज़िशियन की, आर्टिस्ट की, वो क्या गाना चाहता है। भाई कभी मैं वैसे गज़ल गाता हूँ, वैसे पोइट्री इन्फ्लुएंस चीज़ें पसंद करता हूँ सुनने के लिए, लेकिन मैं करण औजला को भी सुनता हूँ, मैं सिद्धू मूसेवाला को भी सुनता था, मैं अभी भी सुनता हूँ, मैं दिलजीत दोसांझ को बड़े शौक़ से सुनता हूँ। मेरी बेगम डोजा कैट को बहुत सुनती हैं, तो इस वजह से मैं भी सुनता हूँ। मुझे उनके बड़े सारे गाने जो पता ही नहीं थे, अब वो मुझे पसंद आ गए हुए हैं। वो दुआ लिपा को सुनती हैं, वो सबरीना कारपेंटर को सुनती हैं, तो मुझे इनके नाम भी नहीं आते थे पहले, अब मैं भी वो सुनने लगा हूँ। ये चॉइस है गाने वाले की। बात ये है, एक है कि आप ब्रांडिंग की भी तो बात है कि आप आईफोन अगर रेडी पे रख के बेचना शुरू कर दोगे तो फिर उसकी ये इमेज नहीं रहेगी जो अभी है। आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे किस रेट पे ये चीज़ बेचनी है। आप महंगी चीज़ सस्ती नहीं बेच सकते। एक जगह है जहाँ रिस्पेक्टफुली लोग तैयार, आपने बताया कि वो बाकायदा घर से उसके लिए कपड़े पहन के आए कि आज हमें ये आर्ट कंज्यूम करनी है, आज हमें गज़लें सुननी है या कवाली सुननी है या हमारे इस तरह के ट्रैक सुनने हैं। एक जगह है जहाँ पर लोग म्यूज़िक के लिए आए ही नहीं, वो आए ही वहाँ चाय पीने थे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री उनको मिल रहा है। और उस कॉम्प्लीमेंट्री को भी वो, चूँकि उनके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, वो भी अपने उस स्ट्रगलिंग टाइम में, उनकी भी 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं जिस रीज़न की वजह से वो ये कर रहे हैं, तो वो आधा पौना जो भी वो कर रहे हैं वो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया उसके सामने। अब एक गाना आपको, मैं अपने सेट में दिल लगी गाता हूँ, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, और 2000 बंदा था हमारे शो में, हर बंदा टिकट लेके आया हुआ था। अभी मेरे साथ निकलें आप, मैं आपको 45 जगहों पे लेके चलता हूँ, हर जगह पे दिल लगी गाया जा रहा है। तो ये आर्टिस्ट ने डिसाइड करना है ना कि मैंने ये चीज़ किसको किस तरह से प्रेजेंट करनी है। तो ये उनकी चॉइस है, मैं उन्हें गलत सही दोनों किसी उस खाते में नहीं डालूँगा, बट उनके पास ये ऑप्शन ज़रूर है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि वो इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये बाय चॉइस किया जा रहा है। इसमें चल एक तो वो तबका है जिसको लगता है कि कोई भी कारोबार मेरे बाप की जागीर है, उस पर्सपेक्टिव से आता है, बाढ़ में जाए। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड सम पीपल। अब देखें जिस तरह हमजा अकरम कवाल भी आए हुए थे, वो दुनिया टूर कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठंड है, उनको टेंशन नहीं है, उनको आपसे कोई मसला नहीं होगा, उनको हावी से कोई मसला नहीं होगा। पर अगर उस ऐसे ही घरानों के लोग हैं जिनको लगता है यार मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी दे दी, मैंने सारी ज़िंदगी दे दी, अब हावी को तो कॉन्सर्ट के इतने लाख मिलते हैं, ज़ीशान को तो कॉन्सर्ट के इतने लाख मिलते हैं, जो बच्चा है वो कहता है गज़ल और कवाली तो ज़ीशान और हावी और नुसरत के तो ये हैं, जबकि तो ये गाना और ये मेलोडी तो असल में तो मेरे परदादा की थी। आप कैसे इसको, डू यू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव कि
ज़ीशान क्यों कव्वाली गा रहा है, ज़ीशान क्यों गा रहा है, इसका तो नहीं है. एंड व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू एनी क्रिटिसिज्म लाइक दैट? अच्छा, ये मेरे ऊपर भी ज़ाहिर अप्लाई होती है कि मेरा कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी बातें सुन रखी हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी हमेशा सुनते हैं. इसके अंदर मेरा ख्याल है कि एक्सेप्टेंस की कमी है. उनको वो आज तक यही नहीं समझ पाए कि म्यूज़िक इज़ नॉट प्रॉपर्टी जो आपके ख़ानदान ने ख़रीद ली थी और अब वहाँ किसी ने प्लाजा खड़ा कर लिया. ऐसा नहीं होता. दूसरी चीज़ ये होती है कि हर बंदे के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है. कौन उससे कोई पीस ऑफ आर्ट बना देता है और कौन उससे हाथ पोंछ लेता है, ये आपका यूजेज है चीज़ का. म्यूज़िक एक नॉलेज है, वो नॉलेज 10 लोगों के पास है. हर बंदा अपनी सोच समझ के मुताबिक उसको इस्तेमाल करेगा. अब इसके अंदर एक फैक्ट है कि एक कनेक्शन जो आपने अपनी ऑडियंस के साथ बिल्ड करना होता है, वो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने वो इंस्टिंक्ट पकड़ ली है कि हाँ इस तरीके से मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ. तो उसने उस लिमिटेड नॉलेज को जो उसके पास अवेलेबल था उसको ऐसे मॉडिफाई किया कि अब वो एक कनेक्शन बन गया ऑडियंस. अगर ये सारा नॉलेज यकीनन घरानों के पास मौजूद है म्यूज़िक का, वो आज तक ये ब्रिज बनाने में नाकाम क्यों रहे हैं? मैं कहता हूँ ये मेरा नहीं, उन्हीं का कहना है. मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि म्यूज़िक इटसेल्फ अपने अंदर ये ताकत रखता है कि लोगों को जोड़ ले, यानी लोगों को मुतासर करे या उनको प्लीज़ करे या उनके कानों को भला लगे. तो वो तो आता तो सबको है. आप वो क्यों नहीं कर पाए जो हावी, ज़ीशान या हमज़ा अकरम या दूसरे हमारे दोस्त आर्टिस्ट हैं, वो तो ख़ानदानी आदमी हैं. पर इसमें आपको बट जो जैसे मैं हूँ, जैसे हावी का आपने कहा, मैं हावी को आज से कम बेश 8-9 साल पहले से जानता हूँ. किसी को नहीं पता भाई, मैंने देखा हुआ है उसको तब से. वो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस. लाइक वो उसका बस एमी वायरल नहीं होता भाई, खुदा का वास्ता है. कुछ, और अगर एमी वायरल हो भी रहा है तो अभी तक कैसे वो कर गया भाई? समझे, हो भी गया, कहीं से कोई निकला एमी. तो जब वो गा रहा है, वो आवाज़ एमी नहीं, अगर वो भले घर में बैठा हुआ था 15 साल, तो कुछ तो उसने किया है ना कि उसके गले से ये अगर आवाज़ आपने पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड उनका बैंड को किया, ऑज में था ना, ऑज, हाँ, उसने अपना एक ओरिजिनल गाना भी उसमें गाया था, टाइट. मतलब मैंने देखा है यार उसको मेरे सामने. अब मुझे एक बंदा आके, मेरे 4 बंदे खड़े हैं और वो कहें यार हावी बड़ा जो है ना उसका सही है एक रात में, मैं उसे कहूँगा भाई रिलैक्स हो जा, हौसला कर, कब से जानता है उसे? ये आजकल ये वीडियो आई थी भाई, मैं 8 साल से जानता हूँ, मैंने देखा है उसको. ऐसे ही नहीं होता, उसने बड़ी मेहनत की है भाई. इसमें जो पार्ट, आई डोंट नो इफ यू वुड एग्री और नॉट, बट आई वांट योर टेक ऑन इट. अब जिस तरह स्टैंड अप कॉमेडी है जी, because I know I come from a certain background, I went to a certain university, I have certain friends that look a certain way. अगर एक कोई बड़ा ब्रांड MNC कॉर्पोरेट शो कर रहा होगा, मुझे हायर कर लेगा. ऑफ कोर्स जो अलहमरा में स्टेज शो में परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ, उन्होंने ज़िंदगी दे दी है, उनका ख़ानदान है. बट क्योंकि मेरी एक लुक ज़्यादा या मेरी जनरल वाइब या मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पैलेटेबल हूँ. डू यू फील दैट ये भी एक एज आपको या हावी को है? मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात का बिलीवर हूँ. अभी हमारी बात भी हो रही थी किसी के बारे में, मैं उन्हें मेंशन नहीं करना हाँ नहीं, ऑफ कोर्स कि सिर्फ आर्ट नहीं होती. मैंने आपको बताया कि बचपन से मैं इस वजह से मुतासर नहीं हूँ फ़कत कि वो बहुत अच्छा गा रहा था कोई बंदा, पैकेज है मुझे और ये इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है. इस पे ऑडियंस का या लोगों का जो आर्ट को कंज्यूम करते हैं उनका बहुत ज़्यादा इख्तियार नहीं होता. जब उन्हें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो ना चाहते हुए आपका हेयर स्टाइल भी देखते हैं, आपके कपड़े भी देखते हैं, आपने कोई स्टेटमेंट दी उस पर भी रिएक्ट करते हैं. तो आपका इंटेलेक्ट उसमें कार फरमा होता है, आपका नॉलेज उसमें कार फरमा होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस नज़र से माशरे को देखते हो, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं, आप हर चीज़ उसमें काउंट होती है. और आज वो दौर है कि जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन अब लोगों को मालूम है. अब PTV नहीं चल रहा जहाँ सिर्फ आवाज़ आती थी, नाम सुना होता था, कहते थे हम मेहदी हसन के फ़ैन हैं, देखा ही नहीं हुआ ज़िंदगी में, तो सिर्फ आवाज़ पहुँचती थी. आज ऐसा नहीं होता. आज के दौर में कोई भी पुराना आर्टिस्ट अगर होता तो वो यही सारी चीज़ें कैरी
करनी पड़ती है उनको, उनके भी पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक होता, ये सारा कुछ होता। वजह ये है कि आप आज सिंगल कोई चीज़ किसी से ले ही नहीं रहे, हर चीज़ हम पैकेज में ही ले रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा तो फिर सही है। तो इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आपको इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ती है, अपने पहनने ओढ़ने का ढंग बेहतर करना बेहतर तो सब कुछ बेहतर होता है। मैं कहने का मतलब ये है कि जो आपके उस नैरेटिव या उस विजन के साथ जाता है जो आप म्यूज़िकली आर्ट फॉर्म में कैरी कर रहे हो, तो एवरीथिंग काउंट्स। वो सारे एलिमेंट्स होंगे तो मे बी कि गाना आपका उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट बाकी चीज़ें आपने अच्छी ज़बरदस्त की हुई हैं, तो गाना हल्का फुल्का भी होगा तो वो हिट होगा। मालिक मकान की आवाज़ आना मुझे शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है कि अली आफ्ताब सईद आ चुके हैं। ठीक है। तो हमारी दूसरी महफिल शुरू हो उससे पहले एक मैं रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूँगा। वुड लव टू नो मोर अबाउट हिज लव। देखा फ्रेम्स में भी आ जाता हूँ। अली भाई कैसे हैं आप? अगर एक जुगलबंदी हो ये दोनों फ्रेम्स में। हाँ सर, ये सवाल भेजे है कोई रैंडम आदमी है, अली आफ्ताब सईद। अच्छा जी। अली आफ्ताब सईद कह रहे हैं भाई मेरा कब करवाओगे क्या? सर मेरे साथ डुएट, मजाक कर रहा हूँ अली का यार, अपने भाई हैं हमारे वो। तो कि आपका पंजाबी म्यूजिक से लव कैसे आया? पंजाबी म्यूजिक से जी कैसे बना? लव कैसे बना? हाँ कैसे मैं पंजाबी हूँ इसलिए बना। बचपन से सुन, घर पे पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी गाने हमेशा से सुने हैं। जिन आर्टिस्टों को मैंने पूरे पॉडकास्ट में मेंशन किया है, इन्होंने बेबहा पंजाबी चीज़ें गाई वो पूरा एक लंबा सवाल था, मैंने बोला वक्त की किल्लत है। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ थोड़ा एक बायस है ना कि तो पेंडू ये वो। सर हम तो मुझे खुदा की कसम ये जो वर्ड है ना पेंडू, इससे मुझे ये इतना पसंद है पसंद कि जिसकी हद नहीं है। अब आई डोंट नो, ये हर बंदे का अपना अपना पेंडू मतलब एक वाइब है पूरी। जिसने गाँव देखा हुआ है ना उसको पता है पेंड क्या होता है, वो पेंडू क्या होता है। जिन बेचारों ने देखा नहीं वो पेंडू को जो मर्जी समझे, हम क्या कह सकते हैं। ज़ीशान खालिद भट्ट ने फरमाइशी प्रोग्राम कर दिया है। ठीक है। हम क्योंकि मुझे खुद नफरत है कि अगर कोई बोले जोक सुना दें, तो ज़ीशान भाई मेरी तरफ से माजरत, ये हम नहीं करते कि ये गा दें। जाएँ शो पर जाएँ, और जिस तरह आपको पता चला है कि 3 घंटे फरमाइशी प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे होते हैं। फेवरेट सॉन्ग टू परफॉर्म? फेवरेट सॉन्ग टू परफॉर्म आजकल, क्योंकि बदलता रहता है आजकल। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इश्का वे, मेरा अपना गाना, अभी कुछ 1 महीना हुआ है रिलीज। वेरी गुड। तो वो फेवरेट हुआ है क्योंकि उसकी हमने अरेंजमेंट की है लाइव में, बिल्कुल डिफरेंट। मैंने 2 अपनी पोस्ट पे लगाए हुए हैं मुझे तो बहुत पसंद है इसका। फेवरेट सॉन्ग टू कवर, ये भी फेवरेट सॉन्ग टू कवर ऑलवेज नुसरत साहब का कोई भी गाना। नुसरत साहब का फेवरेट नुसरत सॉन्ग, मतलब वो मैं कर चुका हूँ अपने फेवरेट, और आजकल राइट नाउ एक चल रहा है, अगर बता दूंगा तो मुझसे पहले कोई और कर लेगा। जो कर चुके हैं आप वो बता दें। जो कर चुका हूँ, सादगी तो आपका एक ऑब्वियसली। व्हाट इज अबाउट सादगी दैट, बिकॉज एक तो ये ना आपको पसंद है जी, बट आप जब गाते हैं ऐसा लगता है कि आप जुड़े हुए हैं इन लफ्जों के साथ। तो किस चीज, मैं कहने ही वाला था उसके लिरिक्स। तो किस चीज ने जोड़ा आपको? भाई उसके अंदर जो जितने भी उसके स्टैंजाज हैं ना, अगर आप उसको अभी रिविजिट करेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बहुत ही किसी डिसेंट दुखी आदमी ने वो अपने ख्यालात का इजहार किया हुआ है। तो मेरा हमेशा से ऐसा ख्याल है कि आपके जो भी राय होती है, जो भी एहसासात होते हैं, उनको बयान करने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें डिसेंसी मेरा फेवरेट है। तो आपको गिला है शिकाब, वो क्या है, किसी को बेवफा रहा है, कह रहे कि आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया, लेकिन उसने डिसेंसी से अब कहा, उसने ये है कि तुमने जो हरकत की है ना, मुझे सब पता है। इसी तरह तो मुझे वो उसका एलिमेंट बहुत पसंद है। शायर क्या करते हैं कि आमतौर पे बहुत सारी गज़लों में बहुत डायरेक्ट हो जाते हैं कि अगले बंदे कभी कभी बद्दुआ की हद तक आ जाती है बात। मेरे ख्याल से दुनिया की बेस्ट रैप डिस जो है वो रैप सॉन्ग में नहीं है, जिसमें सजाद अली कहते हैं मौत नहीं शर्म तो आती है। शर्म तो आती है क्या सजाद भाई, ये भी एक एक्सप्रेशन है, पर मुझे ज़्यादा एक्सप्रेशन जो पसंद है वो ये सादगी वाला है कि आपने बहुत प्यार से अगले बंदे को अपनी बात भी कर दी और बिला वजह का झगड़ा भी नहीं आपने
गाना। नहीं, बहुत एक खूबसूरत सेंटिमेंट भी और है फिर कि यार, उसकी मेलोडिकली उसकी नोटेशन वो मेरा फेवरेट स्केल है और ज़बरदस्त मेलोडी है उसकी। यार देखे ना हमारी सादगी, एक बार आपने बातें तय कर लिया। अब इसको आप लिंक करें कि ज़ीशान भाई जब गाते हैं, अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बताया कि इतने साल चुन के कितने रेस्टोरेंट जाने हैं, और फिर रेस्टोरेंट जाएंगे दोस्तों के साथ, खुश होंगे, और फिर घर आकर वही यूं तो महफिल में हम। मुस्कुराते रहे। तो अब उससे हमारा लिंक होता है। सर बहुत अच्छा लगा, हमारे दोस्त आ चुके हैं, तो अब पोस्ट पॉडकास्ट आफ्टर पार्टी शुरू होने वाली है। ठीक। वरना तो आपके साथ हम घंटों बैठे रहते, बट इंशाल्लाह आप जब भी कराची में आएंगे इंशाल्लाह। तब हम आपको फिर से Thank you तंग very much, करेंगे। शहजाद भाई। और कब डेट्स आई डोंट नो, ये पॉडकास्ट जाएगा कब, तो प्लीज़ फॉलो ज़ीशान अली जहाँ भी ये दुनिया में है, गो वॉच हिम, एंजॉय। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।